टॉपिक में देखेंगे, एक तरफ लिखेंगे जंतु, एक तरफ लिखेंगे बधियाकृत नर। किस जंतु के बधियाकृत नर को, जिस जंतु का उस एनिमल का नर में क्या कर दिया गया हो, बधियाकरण कर दिया गया हो, उसके नर को क्या बोलते हैं वो देखेंगे भाई। तो किस जंतु में उसके बधियाकृत नर को क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे गाय भैंस। गाय भैंस के अंदर जो उसका नर होता है, जिसका बधियाकरण कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुलॉक। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं बुलॉक या उसको बोलते हैं स्टीर। क्या बोलते हैं, बुलॉक या स्टीर बोलते हैं। दूसरा देखेंगे ऐसे ही भेड़ बकरी। भेड़ बकरी के अंदर उनके नर को बधियाकरण कर दिया गया हो या उसका कास्ट्रेशन कर दिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं वैडर। क्या बोलते हैं बच्चों, वैडर या उसको बोलते हैं वैदर। उसको बोलेंगे वैडर या वैदर बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे घोड़ा। घोड़ा जिसका क्या कर दिया गया हो, बधियाकरण कर दिया गया हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैल्ड। गैल्ड या गैल्डिंग। क्या बोलेंगे, गैल्ड या गैल्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सूअर। सूअर के अंदर जिसका बधियाकरण कर दिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, तो सूअर के अंदर जिसका बधियाकरण कर दिया गया हो, उसको बोलेंगे हॉग। क्या बोलेंगे बच्चों, हॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, हॉग। उसको बोलेंगे हॉग या फिर क्या बोलेंगे, बैरो। क्या बोलेंगे बच्चों, बैरो। हॉग या बैरो बोलेंगे। तो हॉग, बैरो, ये क्या है, सूअर जिसका क्या कर दिया गया हो, बधियाकरण कर दिया गया हो। नेक्स्ट देखेंगे भाई कुत्ता, जिसका क्या कर दिया गया हो, कास्ट्रेशन कर दिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्टर्ड डॉग। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्टर्ड डॉग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अल्टर्ड डॉग बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बिल्ली। बिल्ली या बिल्ला, ठीक है भाई, जिसका बधियाकरण कर दिया गया हो, उसको बोलेंगे न्यूटर। क्या बोलेंगे, उसको न्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूटर बोलेंगे। फिर देखेंगे मुर्गा। मुर्गा जिसका बधियाकरण कर दिया गया हो, उसको बोलेंगे कैपोन। क्या बोलेंगे बच्चों, कैपोन बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये हुए बधियाकृत नर को क्या बोलते हैं किस जंतु में। गाय भैंस में क्या बोल रहे हैं, बुलॉक बोल रहे हैं। गाय भैंस में, भेड़ बकरी में वैडर या बैडर, घोड़े में गैल्ड या गैल्डिंग बोल रहे हैं, सुअर में हॉग, बैरो या स्टेग। हॉग, बैरो या क्या और क्या बोलते हैं, स्टेग भी बोलते हैं। हॉग, बैरो, स्टेग बोल रहे हैं। सुअर में सुअर में हॉग, बैरो, स्टेग बोल रहे हैं। कुत्ते में अल्टर्ड डॉग बोल रहे हैं। बिल्ली के अंदर न्यूटर बोल रहे हैं। और मुर्गे के अंदर क्या बोल रहे हैं, कैपोन। और मुर्गे में बधियाकरण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो मुर्गे में बधियाकरण करने की क्रिया को बोलते हैं कैपोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कैपोनाइजेशन। तो कैपोनाइजेशन क्या होता है, तो कैपोनाइजेशन क्या है भाई, मुर्गी के अंदर बधियाकरण करने की क्रिया क्या कहला रही है, कैपोनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कैपोनाइजेशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे ये बुलॉक, स्टीर, ये क्या है, तो देखेंगे भाई। नेक्स्ट देखेंगे बधियाकृत मादा को क्या बोलते हैं, तो बधियाकृत, देखेंगे बधियाकृत मादा सभी जंतुओं में इधर देखेंगे, सभी जंतुओं में बधियाकृत मादा को क्या बोलते हैं, तो सभी जंतुओं में बधियाकृत मादा को स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेड बोलते हैं। ठीक है भाई,
तो सभी जंतुओं में बधियाकृत मादा को क्या बोलते हैं? स्पेड बोलते हैं, जबकि नर के अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन मादा को क्या बोलते हैं? स्पेड बोलते हैं। और बधियाकरण करने की क्रिया मादा में बधियाकरण करने की क्रिया क्या कहलाती है? ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी। क्या कहलाती है? ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी। क्या कहलाती है? ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी। मतलब बधियाकरण जो है जंतुओं में, मादाओं में कैसे किया जाता है? इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। क्या बोलते हैं? ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी का मतलब है मादा के शरीर से, ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी का मतलब है मादा के शरीर से अंडाशय, दोनों अंडाशय तथा गर्भाशय को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। तो देखेंगे सभी जंतुओं में बधियाकृत मादा को क्या बोल रहे हैं? स्पेड बोल रहे हैं। और स्पेड जो है बधियाकरण मादा में कैसे करते हैं? ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी करते हैं। ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी का मतलब है मादा के शरीर से किसको? अंडाशय को तथा गर्भाशय को, दोनों को सर्जरी करके दोनों को बाहर निकाल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नोट डाल के देखेंगे कुछ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, बुलॉक क्या होता है? बुलॉक क्या है? तो बच्चों बुलॉक क्या है? तो देखेंगे बुलॉक क्या है और स्टीर क्या है। तो वजन ढोने के उद्देश्य से, किससे? वजन ढोने के उद्देश्य से, वजन ढोने के उद्देश्य से बैल का बधियाकरण किया गया है। किसका भाई? बैल का बधियाकरण क्या किया गया है? बैल का बधियाकरण किया गया है। अगर वजन ढोने के उद्देश्य से, किससे किया गया है? वजन ढोने के उद्देश्य से किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? बुलॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुलॉक। वजन ढोने के उद्देश्य से बैल का बधियाकरण किया गया है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? हम बुलॉक बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये दूसरी टर्म जो हमने लिखी थी स्टीर, वो क्या होती है? तो देखेंगे भाई स्टीर क्या है। तो स्टीर क्या है? स्टीर का मतलब है मांस ढोने के उद्देश्य से। क्या? मांस ढोने के उद्देश्य, सॉरी मांस के उद्देश्य से। किसके? हमें मांस प्राप्ति करनी है। बैल से क्या प्राप्त करना है? मांस प्राप्त करना है। ठीक है। इसलिए बधियाकरण किया गया है कि उसका वजन जल्दी से बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा मांस प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो मांस के उद्देश्य से बधियाकरण अगर किया गया है तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? स्टीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक होता है टीजर बुल। क्या होता है बच्चों? टीजर बुल। टीजर बुल क्या है? टीजर बुल किसे कहते हैं? तो टीजर बुल का मतलब है मादा को, है ना? किसको? मादा को। ठीक है। यह हर्ड के अंदर, किसके अंदर? हर्ड के अंदर एक गायों के या भैंसों के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड। तो हर्ड के अंदर मादा की गर्मी पता लगाने के लिए, मादा की गर्मी मतलब हीट, कौन सा पशु हीट में है, गर्मी पता लगाने के लिए बधियाकरण किया गया हो। किसके लिए बधियाकरण किया गया हो? कि हर्ड के अंदर क्या पता लगाना है कि कौन सा पशु, कौन सी गाय, कौन सी भैंस हीट में आ रही है, ये पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं? एक बैल को, जिसका क्या कर देते हैं? बधियाकरण करके हर्ड में छोड़ देते हैं, जिससे पता लगा देता है वो कौन सी गर्मी में है। ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया ऐसे बुल को, उस बुल को क्या बोलेंगे? टीजर बुल करते हैं। और इसमें जो बधियाकरण करते हैं, वो क्या करते हैं? शुक्रवाहिनी को, किसको? शुक्रवाहिनी को काट देते हैं। शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं वासेक्टोमी। क्या? वासेक्टोमी। तो इसमें प्रक्रिया में जो बुल होता है, टीजर बुल होता है, उसका बुर्डेजो कास्ट्रेटर से कास्ट्रेशन नहीं किया जाता। बधियाकरण उसका कैसे किया जाता है? शुक्रवाहिनी को काट के किया जाता है। तो
तो ये टीजर बुल जो होता है वो कैसा होता है, वासेक्टोमाइज्ड बुल होता है। कैसा होता है, वासेक्टोमाइज्ड, उसकी शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। जबकि जबकि स्टीर और बुलॉक इनकी शुक्रवाहिनी को काटते नहीं है सर्जरी से, इसमें बुर्डे जो कास्टेटर से बाहर से ही क्या किया जाता है, बधियाकरण किया जाता है। लेकिन ये वासेक्टोमाइज्ड नहीं होते। टीजर बुल जो है ये कैसा होता है, वासेक्टोमाइज्ड होता है, वासेक्टोमी की जाती है इसकी। तो टीजर बुल क्या है, मादा को गर्मी में पता लगाने के लिए हर्ड में छोड़ दिया जाता है। एक बुल को क्या करके, वासेक्टोमी करके छोड़ दिया जाता है। उस बुल को क्या बोलते हैं, टीजर बुल बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट हीफर क्या होती है। हीफर, तो हीफर क्या होती है, जवान गाय, किसको बोलते हैं हीफर, जवान गाय। जवान गाय को क्या बोलते हैं, हीफर। जवान गाय जिसकी उम्र कितनी हो, जिसकी उम्र 1 साल से अधिक हो, 1 साल से अधिक हो, और इसने अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया गया हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हीफर। हीफर क्या होती है, हीफर जवान गाय है। हीफर क्या है भाई, जवान गाय जिसकी उम्र 1 साल से ऊपर हो, क्या हो, 1 साल से ऊपर होनी चाहिए, उसको बोलेंगे हीफर, और अभी तक बच्चा नहीं दिया गया हो, ठीक है, उसके द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे, हीफर बोलेंगे। एक होती है बुल्लर काव या निम्फोमेनिक काव। एक होती है, देखेंगे भाई, एक होती है बुल्लर काव। बुल्लर काव, और बुल्लर काव को क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिक काव। निम्फोमेनिक काव, निम्फोमेनिक काव या बुल्लर काव किसे कहते हैं। तो देखेंगे भाई, बुल्लर काव या निम्फोमेनिक काव किसे कहते हैं, तो ऐसी गाय, कैसी गाय, ऐसी गाय जो हमेशा हीट में रहती है, जो हमेशा गर्मी में रहती है, उसको क्या बोलते हैं, बुल्लर काव, निम्फोमेनिक काव। ये गाय जो है किसी बीमारी की वजह से, किसकी भी, कौन सी बीमारी, ओवेरियन सिस्ट, इसके अंडाशय के अंदर सिस्ट बन जाती है, उसकी वजह से ये हमेशा गर्मी में रहती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बुल्लर काव, निम्फोमेनिक काव बोलते हैं। तो ऐसी गाय, बुल्लर काव, निम्फोमेनिक क्या है, ऐसी गाय जो हमेशा किस में रहती हो, जो हमेशा गर्मी मतलब हीट में रहती हो। किस में बच्चों, हीट में रहती हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बुल्लर काव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बुल्लर काव। तो बुल्लर काव किसे कहते हैं, बुल्लर काव या निम्फोमेनिक काव कैसे कहते हैं, ऐसी गाय जो हमेशा गर्मी में या जो हमेशा हीट में रहती हो, उसे क्या बोलते हैं, बुल्लर काव बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस हो गया बुलॉक, स्टीर, टीजर बुल, हीफर और बुल्लर काव में क्या अंतर है, ठीक है, इससे संबंधित एक परिभाषा पूछी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे जंतु, एक तरफ लिखेंगे जंतु और एक तरफ लिखेंगे उनकी आवाज़। उनकी आवाज़, किस जंतु की आवाज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, एक तरफ लिखेंगे जंतु, दूसरी तरफ लिखेंगे उनकी आवाज़, किस जंतु की आवाज़ को क्या बोलते हैं। तो देखेंगे बच्चों, किस जंतु की आवाज़ को क्या बोलते हैं, तो गाय भैंस, गाय भैंस, ठीक है भाई, गाय भैंस की आवाज़, याद करो गाय भैंस की आवाज़ कैसी आती है, ठीक है, जब गाय भैंस पुकारती हैं तो उसकी आवाज़ कैसी आती है, तो गाय भैंस की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं बेलॉइंग। क्या बोलते हैं बच्चों, बेलॉइंग। गाय भैंस की आवाज़ को क्या बोलते हैं, बेलॉइंग बोलते हैं। दूसरा देखेंगे भेड़ बकरी, किसकी आवाज़, भेड़ बकरी की आवाज़। तो भेड़ बकरी की आवाज़ को क्या बोलते हैं बच्चों, भेड़ बकरी की आवाज़ को बोलते हैं ब्लीटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लीटिंग। भेड़ बकरी की आवाज़ को क्या बोलते हैं, ब्लीटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, घोड़े की आवाज़ को क्या बोलते हैं, घोड़े की आवाज़ को बोलते हैं निगिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, निगिंग। घोड़े की आवाज़ को बोलते हैं निगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सूअर की आवाज़ को क्या बोलते हैं, सूअर की आवाज़ जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो सूअर की आवाज़ को बोलते हैं ग्रंटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रंटिंग बोलते हैं। सूअर की आवाज़ को क्या बोल रहे हैं, ग्रंटिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुत्ते की आवाज़ को क्या बोल रहे हैं, कुत्ते की आवाज़ को क्या बोल रहे हैं, तो देखेंगे कुत्ते की आवाज़ को क्या बोलते हैं, बार्किंग, भौंकना, बार्किंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बार्किंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिल्ली की आवाज़ को क्या बोलते हैं, तो बिल्ली की आवाज़ को क्या बोल रहे हैं,
म्याऊइंग। क्या बोल रहे हैं? म्याऊइंग। म्याऊं म्याऊं करती है तो म्याऊइंग बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे मुर्गी की आवाज़ को क्या बोलते हैं? तो मुर्गी की आवाज़ को बोलते हैं क्रोइंग। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोइंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ रहे हैं किस जंतु की आवाज़ को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किस जंतु की आवाज़ को क्या बोल रहे हैं। गाय भैंस की आवाज़ को बेलोइंग बोल रहे हैं, भेड़ बकरी की आवाज़ को ब्लीटिंग बोल रहे हैं, घोड़े की आवाज़ को निगिंग बोल रहे हैं, सूअर की आवाज़ को ग्रंटिंग बोल रहे हैं, कुत्ते की आवाज़ को क्या बोल रहे हैं? बार्किंग बोल रहे हैं, बिल्ली की आवाज़ को म्यूइंग बोल रहे हैं, और मुर्गी की आवाज़ को क्या बोल रहे हैं? क्राइंग बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हुई किस जंतु की आवाज़ को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों एक टर्म होती है अंतर क्या है। दो टर्म में तो एक स्टार लगा के एक लाइन लिखेंगे। दो टर्म होती हैं, उनमें अंतर क्या है। एक होती है बेलोइंग, जो अभी हमने पढ़ी, एक होती है बेलोइंग, और एक टर्म होती है वेलोइंग। कौन सी बच्चों? वेलोइंग। इन दोनों में क्या अंतर है? एक होती है बेलोइंग और दूसरी होती है वेलोइंग। दोनों में क्या अंतर है तो देखेंगे बच्चों। बेलोइंग क्या है तो अभी हमने पढ़ी। बेलोइंग क्या है तो गाय भैंस की आवाज़, गाय तथा क्या है बेलोइंग? गाय तथा भैंस की आवाज़। गाय तथा भैंस की आवाज़ को तो क्या बोल रहे हैं? बेलोइंग बोल रहे हैं। ठीक है, और वेलोइंग क्या है? वेलोइंग क्या है? पशु का, किसका भाई? पशु का पानी किसमें भाई? पानी या कीचड़ में, पानी या कीचड़ में लौटना। पशु का पानी या कीचड़ में लौटना क्या कहलाता है? वेलोइंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वेलोइंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों एक जैसी टर्म है, वेलोइंग और वेलोइंग। तो वेलोइंग क्या है? गाय भैंस की आवाज़ है, और वेलोइंग क्या है? पशु का पानी या कीचड़ में लौटना क्या कहला रहा है? वेलोइंग कहला रहा है। ठीक है बच्चों, देखेंगे कौन से पशु वेलोइंग करते हैं। तो हर पशु तो कीचड़ पानी में नहीं लौटता। ठीक है, तो कौन से पशु में वेलोइंग देखी जाती है? तो वेलोइंग जो है वो किस में देखी जाती है? भैंस के अंदर देखी जाती है, और किस में? सूअर में। कीचड़ या पानी में कौन लौटता है? एक तो भैंस लौटती है और दूसरा सूअर लौटता है। ये क्यों लौटते हैं तो देखेंगे बच्चों, ये वेलोइंग क्यों करते हैं तो इसके दो कारण हैं। एक तो है तापमान नियंत्रण के लिए। किसके लिए? तापमान नियंत्रण के लिए। किसके लिए बच्चों? तापमान नियंत्रण के लिए वेलोइंग करते हैं, शरीर के तापमान को ठंडा या गर्म करने के लिए। ठीक है भाई, गर्मियों में पानी में ठंडा कर लेते हैं, कीचड़ में लौट के अपने शरीर को तापमान को ठंडा कर लेते हैं, तो तापमान नियंत्रण के लिए वेलोइंग करते हैं। और किसके लिए करते हैं? बाह्य परजीवी नियंत्रण के लिए। बाह्य परजीवी नियंत्रण के लिए, बाह्य परजीवी नियंत्रण के लिए करते हैं बच्चों। और बाह्य परजीवी नियंत्रण क्या होता है? बाह्य परजीवी नियंत्रण मतलब एक्सटर्नल, शरीर के ऊपर जो टिक्स, चीचड़े लगे होते हैं, उनको कीचड़ में लौट के उनको हटाते हैं। तो बाह्य परजीवी, एक्सटर्नल पैरासाइट को हटाने के लिए वो क्या करते हैं? वेलोइंग करते हैं। तो ये दो टर्म्स हो गई बच्चों, बेलोइंग और वेलोइंग। इन दोनों में क्या अंतर है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे भाई, नोट लगा के देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे नोट लगा के। गाय जो है जनरली वो सबसे ज़्यादा दूध कब देती है? तो गाय सबसे ज़्यादा दूध जो है, सबसे ज़्यादा दूध कब देती है? तो गाय सबसे ज़्यादा दूध कब देती है? तो बच्चों देखेंगे, गाय सबसे ज़्यादा दूध तीसरे, चौथे तथा पांचवें ब्यात में देती है। ब्यात में देती है। गाय सबसे ज़्यादा दूध कब देती है? तीसरे, चौथे तथा पांचवें ब्यात में गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। ऐसे ही देखेंगे भैंस जो है सबसे ज़्यादा दूध कब देती है? तो भैंस सबसे ज़्यादा दूध कब देती है? तो भैंस सबसे ज़्यादा दूध जो है कौन से ब्यात में देती है? तो भैंस सिर्फ चौथे ब्यात में। कौन से? चौथे ब्यात में। चौथे ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध देती है।
सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो भैंस जो है सबसे ज़्यादा दूध चौथे ब्यांत में देती है, जबकि गाय जो है वो सबसे ज़्यादा दूध कौन से ब्यांत में देती है? तीसरे, चौथे तथा पाँचवें ब्यांत में। जब तीसरी बार ब्याती है, जब चौथी बार ब्याती है या पाँचवीं बार ब्याती है, बच्चा देती है, जब सबसे ज़्यादा दूध देती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ देखेंगे बच्चों, गाय तथा भैंस में क्या अंतर है ना। देखेंगे देसी गाय, एक अंतर देखेंगे, देसी गाय तथा भैंस, इन दोनों में क्या अंतर है? देसी गाय तथा भैंस में क्या अंतर है? तो देसी गाय और भैंस में बाहर से देखने पर जो बोलेंगे कलर अलग है, वो अलग है। ठीक है, क्या चीज़ है जो देसी गाय में है भैंस में नहीं है? तो एक अंतर होता है भाई, क्या मेन? तो एक अंतर होता है हम्प का। किसका? कूबड़ का। ठीक है, किसका अंतर होता है बच्चों? कूबड़ का अंतर होता है। ठीक है, बाहर से देखने पर ब्लैक है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। एक कौन सी संरचना है जो गाय में है भैंस में नहीं है, देसी गाय में? तो कूबड़ जो है वो देसी गाय में तो होता है, भैंस के अंदर कूबड़ नहीं होता है। तो देसी गाय और भैंस में क्या अंतर है कि कूबड़ जो है वो देसी गाय में होता है और भैंस में नहीं होता है। ठीक है, और क्या अंतर है? और एक अंतर और देखेंगे, एक ड्यूलैप झालर। ड्यूलैप क्या होता है? जो गर्दन से लेके नीचे तक लटका रहता है, ड्यूलैप, जिसको क्या बोलते हैं? झालर बोलते हैं। ड्यूलैप जो है वो देसी गाय में तो होता है और भैंस के अंदर ड्यूलैप नहीं होता। एक सींग का अंतर भी है, सींग के अंदर, हॉर्न के अंदर सींग जो हैं वो देसी गाय के सींग जो हैं वो कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। गाय के सींग तो कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। और भैंस के सींग जो हैं वो कैसे होते हैं? चपटे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये तो देसी गाय और भैंस में क्या अंतर है? तो गाय के सींग हैं वो गोलाकार होते हैं, गोल गोल होते हैं, और भैंस के चपटे हुए होते हैं। तो देसी गाय और भैंस में क्या अंतर है? एक तो हम्प, कूबड़ का अंतर है। कूबड़ गाय में होती है, भैंस में नहीं होती। ड्यूलैप, झालर जो है वो गाय में होती है और भैंस में नहीं। और सींग जो हॉर्न है वो किस में कैसे होते हैं? गाय में तो गोलाकार होते हैं और भैंस में कैसे होते हैं? चपटेकार होते हैं। एक और अंतर देखेंगे यहाँ पे हम, किस में अंतर देखेंगे? देसी गाय और विदेशी गाय में क्या अंतर है। ठीक है भाई, देसी गाय क्या बोलते हैं? जैवू कैटल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? जैवू कैटल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बॉस इंडिकस बोलते हैं। और विदेशी गाय एक्जोटिक कैटल, क्या बोलते हैं? बॉस टॉरस। तो विदेशी गाय और देसी गाय में क्या अंतर है? तो देसी गाय और विदेशी गाय में एक ही अंतर है सिर्फ, कौन सा भाई? हम्प का। किसका अंतर है? हम्प का, कूबड़ का। किसका अंतर है भाई? कूबड़ का अंतर है। कूबड़ जो है वो देसी गाय में तो होता है और विदेशी गाय में नहीं होता है, और सारी चीज़ें दोनों में बराबर होती हैं। तो देसी गाय और विदेशी गाय में सिर्फ किसका अंतर है बच्चों? कूबड़ का अंतर है। कूबड़ जो है वो देसी गाय में तो होता है और विदेशी गाय में नहीं होता है। नेक्स्ट एक अंतर और देखेंगे भाई, भैंस की बात करें तो भैंस में एक अंतर और देखेंगे। दो प्रकार की भैंस होती हैं, एक तो होती है स्वैम्प बफेलो। कैसी होती है बच्चों? स्वैम्प बफेलो। और दूसरी होती है वाटर बफेलो। वाटर बफेलो, दो भैंसें होती हैं, स्वैम्प बफेलो और वाटर बफेलो। स्वैम्प बफेलो को क्या बोलते हैं? दलदली भैंस। क्या बोलते हैं बच्चों? दलदली भैंस। और वाटर बफेलो के क्या बोलते हैं? जलीय भैंस। क्या अंतर है भाई दोनों में? ठीक है, स्वैम्प बफेलो, इस नाम से तो ऐसा लगता है ये दलदल में रहती है, ये कीचड़ में रहती है, और ये जल में रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि दलदल में रहती है या कीचड़ में रहती है। एक ही अंतर है इन दोनों में, किसका? गुणसूत्र का। बच्चों किसका अंतर है? गुणसूत्र का अंतर है। गुणसूत्र जो हैं वो स्वैम्प बफेलो के अंदर कितने होते हैं? 48। कितने गुणसूत्र होते हैं? 48 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और स्वैम्प बफेलो, जलीय भैंस के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो कितने होते हैं? 50 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो गुणसूत्र जो हैं दलदली भैंस में 48 होते हैं और जलीय भैंस के अंदर कितने होते हैं? 50 होते हैं। यही एक अंतर है किसमें? दलदली भैंस में और जलीय भैंस के अंदर। और कुछ भी अंतर नहीं है। दलदल, जल, पानी, रिवर, नदी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसमें पाई जाती हैं और इसमें नहीं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल किसका? स्वैम्प बफेलो, दलदली भैंस का एक ही उदाहरण है। कौन सी? लुईत। कौन सी नस्ल है बच्चों? लुईत जो है एक ही एग्जाम्पल है किसका? दलदली भैंस का। लुईत जो है कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है।
कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है, जिसका पंजीकरण कब खोजी गई ये नस्ल? जिसका पंजीकरण जो है वो 2018 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 2018 में खोजी गई एक ही नस्ल है जो दलदली भैंस कहलाती है। दलदली भैंस का एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा है? लुइत। कहाँ की है बच्चों? असम की है। और इसका पंजीकरण कब हुआ था? 2018 में इसको खोजा गया था। ठीक है भाई। दूसरी सारी इसका एग्जाम्पल कौन सा है? बाकी की सारी नस्ल, बाकी की सारी भैंस, बाकी की सभी भैंस जो हैं वो कौन सी हैं? मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, महसाणा, सूरती, जितनी भी हैं सब की सब कैसी हैं? जलीय भैंस हैं। कैसी हैं भाई? जलीय भैंस हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये दोनों में अंतर हुआ, स्वैम्प बफेलो और वाटर बफेलो में अंतर हुआ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एक टॉपिक देखेंगे, भेड़ के अंदर बाह्य परजीवी नियंत्रण कैसे करते हैं? भेड़ के अंदर बाह्य परजीवी नियंत्रण, बाह्य परजीवी नियंत्रण, भेड़ के अंदर बाह्य परजीवी नियंत्रण कैसे करते हैं? तो भेड़ के अंदर बाह्य परजीवी नियंत्रण कैसे करते हैं तो देखेंगे बच्चों, गर्मियों के अंदर, तो किसके अंदर? गर्मियों में तो भेड़ के अंदर क्या करते हैं? डिपिंग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? डिपिंग किसे बोलते हैं? डिपिंग मतलब भेड़ को पानी में से निकालते हैं। ठीक है, किसके अंदर? पानी में डुबो देते हैं और पानी के अंदर केमिकल्स मिला दिए जाते हैं जो कि क्या मारते हैं जो भेड़ के अंदर जो टिक्स वगैरह लगी होती हैं उन सबको मार देते हैं। तो क्या करते हैं? भेड़ को डिपिंग मतलब पानी में होके निकालते हैं, उसको बोलते हैं डिपिंग। तो गर्मियों में तो भेड़ के अंदर क्या करते हैं? डिपिंग करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिपिंग जो है वो कब करते हैं? गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में। तो डिपिंग जो है भेड़ में कब करते हैं बच्चों? गर्मियों में करते हैं। और सर्दियों में क्या करते हैं? तो भेड़ के अंदर सर्दियों में बच्चों डस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? डस्टिंग का मतलब क्या है? डस्टिंग का मतलब है जो बाह्य परजीवी को मारने वाली दवा है उनका क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? स्प्रे। तो डस्टिंग का मतलब क्या है? बॉडी पे स्प्रे करते हैं। तो देखेंगे भेड़ के अंदर बाह्य परजीवी नियंत्रण, गर्मियों में तो क्या करते हैं? डिपिंग करते हैं और सर्दियों में क्या करते हैं बच्चों? डस्टिंग। क्या करते हैं? डस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भेड़ के अंदर एक परिभाषा पूछी जाती है, शेयरिंग किसे कहते हैं? एक परिभाषा पूछी जाती है, शेयरिंग किसे कहते हैं? तो शेयरिंग क्या होती है भाई? शेयरिंग का मतलब है भेड़ के ऊन उतारना। क्या है? भेड़ की ऊन उतारना। भेड़ के अंदर ऊन उतारना, ऊन को निकालना, ऊन उतारना की क्रिया जो है, ऊन उतारना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। तो शेयरिंग क्या होती है? भेड़ के अंदर ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है। और भेड़ के अंदर जो शेयरिंग है वो 2 प्रकार से होती है बच्चों। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से शेयरिंग करते हैं। 2 प्रकार से शेयरिंग करते हैं। एक तो बच्चों मशीन के द्वारा। किसके द्वारा? मशीन के द्वारा ऊनों को उतारते हैं। एक रसायन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? रसायन के द्वारा। तो भेड़ के अंदर ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है। और शेयरिंग जो है भेड़ के अंदर 2 प्रकार से करते हैं। किसके द्वारा? एक तो मशीन के द्वारा और एक रसायन के द्वारा। और यहाँ पे जो रसायन यूज लिया जाता है किसमें? भेड़ के ऊन उतारने के लिए, उसका नाम है क्या नाम है बच्चों उसका? साइक्लोफॉस्फामाइड। क्या है बच्चों? देखेंगे, उसका नाम है साइक्लोफॉस्फामाइड। तो भेड़ के अंदर ऊन उतारने के लिए जो रसायन यूज लिया जाता है वो कौन सा है बच्चों? साइक्लोफॉस्फामाइड। कौन सा है? साइक्लोफॉस्फामाइड। और मशीन के द्वारा तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मशीन आती हैं जिनको ट्रिमर्स बोलते हैं, उनके तरह हम क्या निकालते हैं? उसके ऊन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 प्रकार से शेयरिंग करते हैं। एक परिभाषा आती है बच्चों, क्लिपिंग क्या होती है?
क्लिपिंग क्या होती है। तो बच्चों क्लिपिंग क्या होती है, तो क्लिपिंग होती है बाल काटने की या बाल उतारने को। किसको भाई, बाल उतारने को, ठीक है, बाल काटने या उतारने की क्रिया। तो ऊन काटने या ऊन उतारने की क्रिया को तो बोलते हैं शेयरिंग, और बाल काटने या बाल उतारने की क्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्लिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों आगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे जंतुओं, कौन कौन से जंतु हैं और उनके मांस को क्या कहते हैं, उनकी मीट को या उनके मांस को क्या बोलते हैं, और उसके अंदर ड्रेसिंग परसेंटेज, ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होता है अभी हम बताएंगे, ड्रेसिंग परसेंटेज कितना है। ठीक है भाई, किस जंतु के मांस को क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये देखेंगे, और उनके अंदर ड्रेसिंग परसेंटेज कितना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, किस जंतु के मांस को नाम दिया गया है, इस जंतु के मांस को ये बोलते हैं, और ड्रेसिंग परसेंटेज कितना है, तो ड्रेसिंग परसेंट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब है कि कितना मांस प्राप्त हुआ, कि भाई 10 किलो का जंतु था, उसमें से इतना किलो मांस प्राप्त हुआ, तो वो उसका ड्रेसिंग परसेंटेज हो जाता है। देखेंगे बच्चों जंतु, सबसे पहले बात करें सूअर के अंदर, किससे बच्चों, सूअर से। सूअर के मांस को क्या बोलते हैं, तो सूअर के मांस को बोलते हैं बच्चों पॉर्क। क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूअर के मांस को पॉर्क बोलते हैं, और ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है, 72%, 72% ड्रेसिंग परसेंटेज होता है सूअर के मांस में, और ये सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक ड्रेसिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, पॉर्क में पाया जाता है, सूअर के मांस में पाया जाता है। दूसरा देखेंगे बच्चों, मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, या मुर्गा या मुर्गी एक ही बात है, मुर्गा या मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, तो इसके मांस को क्या बोलते हैं बच्चों, चिकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकन। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, नाम जनरली भाषा में बोला ही जाता है चिकन। तो चिकन जो है इसके अंदर ड्रेसिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है, तो इसके अंदर ड्रेसिंग परसेंटेज जो है बच्चों 65 से 70% इसमें ड्रेसिंग परसेंटेज पाया जाता है। अगला देखेंगे, देखो भाई अगला देखेंगे बच्चों, सूअर के अंदर क्या बोल रहे हैं, पॉर्क बोल रहे हैं, ड्रेसिंग परसेंटेज कितना है, 72% है। ठीक है बच्चों, मुर्गे के मांस को क्या बोल रहे हैं, चिकन बोल रहे हैं, ड्रेसिंग परसेंटेज कितना है, 65 से 70% है। अगला देखेंगे बच्चों, भैंस, भैंस के मांस को क्या बोलते हैं, तो भैंस के मांस को बोलते हैं कैरावीफ। क्या बोलते हैं बच्चों, कैरावीफ, कैरावीफ, या क्या बोलते हैं, वफन। क्या बोलते हैं बच्चों, वफन बोलते हैं। तो भैंस के मांस को क्या बोल रहे हैं, कैरा बीफ बोल रहे हैं या बफन बोल रहे हैं, और ड्रेसिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है, तो भैंस के मांस में ड्रेसिंग परसेंटेज जो है बच्चों 57%, कितना पाया जाता है, 57% पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, गाय, गाय के मांस को क्या बोलते हैं, तो गाय के मांस को क्या बोलते हैं बच्चों, बीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं गाय के मांस को, और ड्रेसिंग परसेंटेज जो है वो कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है। ड्रेसिंग परसेंट कितना पाया जाता है बच्चों, 55% पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, भेड़ के अंदर, भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, तो भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं बच्चों, मटन। क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। ठीक है, भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं, और ड्रेसिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है, 50% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 50% ड्रेसिंग परसेंटेज पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, बकरी, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, बकरी के मांस को चीवोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीवोन, बकरी के मांस को चीवोन बोलते हैं, और ड्रेसिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है, 49%। कितना पाया जाता है बच्चों, 49% पाया जाता है। सबसे कम
ड्रेसिंग परसेंटेज किस में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सबसे कम जो ड्रेसिंग परसेंटेज है, सबसे कम ड्रेसिंग परसेंट किस में पाया जाता है, बकरी के अंदर, चिबोन के अंदर सबसे कम ड्रेसिंग परसेंटेज पाया जाता है, वो कितना होता है, 49%। आगे देखेंगे बच्चों, बकरी का हो गया। बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं। तो बछड़े के जो मांस है उसको क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, व्हील। याद रखना बच्चों, ये अभी दिल्ली लाइव स्टॉक एग्जाम, दिल्ली के अंदर लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया है कि बछड़े को मांस को क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं। ये अभी फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, खरगोश के मांस को क्या बोलते हैं, खरगोश के मांस को बच्चों बोलते हैं गेम। क्या बोलते हैं, गेम बोलते हैं। खरगोश के मांस को क्या बोलते हैं, गेम बोलते हैं। और जंगली जंतु जो होते हैं, उनके मांस को क्या बोलते हैं, तो बच्चों जंगली जंतु जो हैं उनके मांस को क्या बोलते हैं, वेनिशन। क्या बोलते हैं, वेनिशन बोलते हैं। जंगली जंतुओं के मांस को क्या बोलते हैं, वेनिशन बोलते हैं। जितने भी जंगली जंतु हैं उनके मांस को क्या बोलते हैं, वेनिशन। तो ये हुए बच्चों विभिन्न जंतुओं के मांस को क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग परसेंटेज। तो सर्वाधिक ड्रेसिंग परसेंटेज किसमें, तो नोट डाल के अलग से लिख लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी है ये। सर्वाधिक ड्रेसिंग परसेंटेज किसमें पाया जाता है, तो याद रखना बच्चों, ये सर्वाधिक ड्रेसिंग प्रतिशत किसमें पाया जाता है, पोर्क में पाया जाता है। किसमें, सूअर के मांस में। कितना पाया जाता है, 72% पाया जाता है, 72% पाया जाता है सर्वाधिक ड्रेसिंग परसेंटेज। और सबसे कम ड्रेसिंग परसेंटेज बच्चों देखेंगे, सबसे कम ड्रेसिंग परसेंटेज किस में पाया जाता है, तो सबसे कम ड्रेसिंग परसेंटेज जो है वो किस में पाया जाता है, चेवोन के अंदर पाया जाता है, बकरी के मांस में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 49% पाया जाता है, ठीक है। सूअर के अंदर, सूअर में से 72% जो है वो मांस प्राप्त होता है, जबकि बकरी में ओनली 49%, आधे से भी कम ही मांस प्राप्त होता है। बच्चों नेक्स्ट देखेंगे ड्रेसिंग परसेंटेज किसे कहते हैं। देखेंगे बच्चों ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होता है। तो देखो बच्चों ड्रेसिंग परसेंटेज क्या है, ड्रेसिंग प्रतिशत क्या होता है। तो ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब होता है मांस की प्राप्ति, कितना मांस प्राप्त हुआ, मांस की प्राप्ति कितना मांस प्राप्त हुआ, जंतु का वजन, जिंदा जंतु का, जब जिंदा था, जिंदा जंतु का वजन, ड्रेसिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, देखेंगे ड्रेसिंग परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, मांस की प्राप्ति, कितना मांस प्राप्त हुआ, जिंदा जंतु का वजन, उस जंतु का जिंदे का वजन कितना था, मतलब जब वो जिंदा था तब उसका वजन कितना था, और मांस की कितनी प्राप्ति हुई है, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाता है, ड्रेसिंग परसेंटेज निकल जाता है। तो ड्रेसिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मांस की प्राप्ति अपॉन जिंदा जंतु का, जब वो जिंदा था तब उसका वजन था कितना था, और गुणा 100 ये होता है। देखेंगे बच्चों यहाँ पर सभी जंतुआं जो होते हैं, सभी जंतु का मांस जो है, सभी जंतु का मांस किस कलर का होता है, तो सभी जंतु का मांस को क्या बोलते हैं, रेड मीट बोलते हैं, या वो थोड़ा सा लाल कलर का होता है, रेड मीट बोलते हैं। तो सभी जंतुओं के मांस को क्या बोलते हैं बच्चों, रेड मीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड मीट। जबकि बच्चों देखेंगे, जबकि मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, मुर्गी के मांस को, या मुर्गा कोई हो सकता है, मुर्गा या मुर्गी, मुर्गा के मांस को या मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, वाइट मीट बोलते हैं, या वो कैसा होता है, थोड़ा सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। सभी जंतुओं का जो मांस है वो कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेड मीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड मीट। जबकि मुर्गे के मांस को, ठीक है, मुर्गा या मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, वो वाइट कलर का होता है थोड़ा सा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वाइट मीट बोलते हैं। तो ये हुआ बच्चों मांस का टॉपिक। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अयन की संरचना। अयन की संरचना। अयन क्या होता है बच्चों? अयन बोलते हैं अडर को, जहाँ चारों थन होते हैं, चारों थनों को क्या बोलते हैं? अडर। तो अडर, स्ट्रक्चर ऑफ अडर देख रहे हैं, अयन की संरचना बच्चों, क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ अडर। स्ट्रक्चर ऑफ अडर, अयन की संरचना की बात कर रहे हैं, किसकी? अब यहाँ पे देखेंगे अयन की संरचना, देखेंगे बच्चों जो अयन है, जो थन है, वो कैसे होते हैं देखेंगे। ये जो है, ये चारों थन है, ठीक है बच्चों। ये पूरा अडर है, और अडर के अंदर आगे के थन, ये आगे के थन है, देखिए बच्चों, अडर के अंदर ये आगे के थन है, ये आगे के थनों वाला पार्ट है, और ये पीछे के, तो ये हो गए तुम्हारे बच्चों चारों थन। देखेंगे बच्चों, ये चारों थन हो गए, ये अडर के अंदर ये आगे के 2 थन और ये पीछे के 2 थन, तो इसमें से यहाँ से थन मान लेते हैं इसको, ये थन है, ठीक है बच्चों। तो अडर जो है, गाय भैंसों के अडर जो है, अडर जो अयन है, तो ये आगे के थन हो गए और ये पीछे के थन हो गए, तो ये आगे के थन है, और वो पीछे के थन है। तो देखेंगे बच्चों, अयन जो हैं वो क्या होते हैं? तो अयन का निर्माण किससे होता है? तो अयन क्या है? अयन जो होते हैं, अयन क्या है? अयन जो है रूपांतरित अयन जो है वो रूपांतरित पसीना ग्रंथि है। क्या है बच्चों? रूपांतरित पसीना ग्रंथि। अयन जो हैं वो क्या हैं? अयन किससे बनते हैं? रूपांतरित पसीना ग्रंथि हैं, ठीक है बच्चों। रूपांतरित पसीना ग्रंथि होती है, क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या है बच्चों? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अयन जो है वो क्या है बच्चों? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, रूपांतरित पसीना ग्रंथि है। बच्चों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अयन की सूजन को क्या बोलते हैं? तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अयन की सूजन। अयन की सूजन को क्या बोलते हैं? या अयन को क्या बोलते हैं भाई? अडर। अडर की सूजन को क्या बोलते हैं? तो अयन की सूजन को बच्चों क्या बोलते हैं? याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अयन की सूजन को क्या बोलते हैं बच्चों? मेस्टाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस। अयन की सूजन को क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस बोलते हैं। अयन का निर्माण किससे होता है? तो अयन का निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कौन सी जर्म लेयर से होता है? तो अयन का निर्माण बच्चों, अयन का निर्माण किससे होता है देखेंगे, तो अयन का निर्माण जो है वो इक्टोडर्म से होता है। किससे होता है बच्चों? इक्टोडर्म से होता है। जो जर्मिनल लेयर होती है, जो सारे अंगों का निर्माण करती हैं, 3 जर्मिनल लेयर, उसमें से इक्टोडर्म जो है वो किसका निर्माण करती है? अयन का निर्माण करती है। देखेंगे बच्चों, ये अयन हो गया, ठीक है। अयन जो है वो थन जो है चारों, वो अयन जो है गाय के नीचे लटका हुआ है। अब वो लटका हुआ है तो बहुत ज़्यादा वजन उसमें लटका हुआ रहता है, तो उसको सपोर्ट कौन देता है? उसको अयन जो लटका हुआ है उसको साधता कौन है? तो साधने वाली संरचना देखेंगे बच्चों, 2 प्रकार की संरचना होती हैं जो अयन को साधे रखती हैं, ठीक है। 2 प्रकार के लिगामेंट होते हैं। तो एक लिगामेंट तो ऐसे होते हैं बच्चों साइडों में, देखेंगे ये तो कौन से, एक लिगामेंट तो ये वाले हैं बच्चों जो साइडों में, और दूसरे लिगामेंट जो हैं बच्चों वो इधर है, इस साइड में।
ये 2 लिगामेंट हो गए बच्चों, और ये दोनों लिगामेंट जो हैं वो इस अडर को, इस आयन को साधते हैं, नीचे लटका हुआ है तो इसको सपोर्ट करते हैं। और बच्चों एक लिगामेंट जो है वो बीच में होता है, कहाँ होता है बच्चों, बीच के अंदर, बीचों बीच में एक लिगामेंट जो है वो बीच में होता है, जो आयन को साधने का काम करता है। देखेंगे बच्चों, ये आयन के, ये आगे के 2 थन है, ये पीछे के 2 थन है, ये लिगामेंट साइडों में 2 लिगामेंट है और एक बीच के अंदर लिगामेंट है। तो देखेंगे यहाँ पर 2 प्रकार के लिगामेंट हैं। यहाँ पर सपोर्ट कौन कर रहा है, तो सपोर्ट देने के लिए यहाँ लिखेंगे सपोर्ट, आयन में सपोर्ट कौन देता है, तो सपोर्ट जो है वो आयन में कौन देता है, तो 2 प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, लिगामेंट होते हैं। क्या होते हैं, लिगामेंट। सपोर्ट कौन देता है, लिगामेंट होते हैं। आयन को सपोर्ट कौन देता है, लिगामेंट। अब लिगामेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक जो साइड में दिख रहा है, ये साइड में दिख रहा है, इसको बोलेंगे लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, LSL, लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये बीच में दिख रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, MSL। तो अडर की सपोर्ट देने के लिए 2 लिगामेंट है, LSL लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट, जो साइडों में होते हैं उसको लेटरल बोलते हैं, और जो बीच में होता है उसको मीडियन। तो मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। तो देखेंगे कौन सा है बच्चों, LSL लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। और दूसरा कौन सा है, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या करते हैं बच्चों, ये थनों को सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट एक इधर है और एक इधर है, तो ये संख्या में कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। तो लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट संख्या में 2 होते हैं, और मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट एक ही है बीचों बीच में, तो ये संख्या में कैसा होता है, अकेला होता है। देखिए बच्चों, सपोर्ट देने के लिए बहुत थन बड़े बड़े हो जाते हैं, तो लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट संख्या में 2 और ये साइडों में होते हैं। ठीक है, ये थन है तो ऐसे साइडों में होंगे, ठीक है, थनों के चारों तरफ, और एक बीच में से लेके आएगा, उसको क्या बोल रहे हैं, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये संख्या में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 1 है। अब थन कभी कभी टूट भी जाता है, पूरा आर्डर कभी कभी टूट जाता है। ठीक है, तो टूटता किसकी वजह से, तो देखेंगे बच्चों, ये जो है लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट, ये वाला जो है वो कैसा होता है, नॉन इलास्टिक होता है बच्चों। नॉन इलास्टिक मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी, खिंचाव नहीं पाया जाता, इसके अंदर खिंचाव जो है वो नहीं पाया जाता, नॉन इलास्टिक होता है। और नीचे वाला जो है बच्चों, ये वाला कैसा होता है, इसके अंदर खिंचाव पाया जाता है, ये खिंच जाता है। ये कैसा होता है बच्चों, इलास्टिक होता है। और थन के टूटने को, अडर के टूटने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है। ये तो खिंचाव नहीं होता ना, ये टूटता है बच्चों। ठीक है, टूटने के लिए, तो थन के टूटने के लिए, या मैं बोलूं आयन के टूटने के लिए जिम्मेदार, आयन के टूटने के लिए, आयन के टूटने के लिए कौन सा लिगामेंट जिम्मेदार है, तो आयन के टूटने के लिए इलास्टिक मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट यही जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों, तो यही किसके लिए जिम्मेदार है, थन के टूटने के लिए जिम्मेदार है। तो ये हुआ आयन की संरचना। आगे देखेंगे आयन में थोड़ा सा और देखेंगे बच्चों, अभी दोबारा हम आयन की संरचना बनाएंगे। ये हो गया तुम्हारा अडर, और बच्चों ये तुम्हारे हो गए आगे का भाग 4 क्वार्टर, और ये हो गए पीछे के हाइंड क्वार्टर, ये चारों थन हो गए। देखेंगे इनके बीच में बच्चों, ये दोनों क्वार्टर जो हैं, ये सारे चारों के चारों थन एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, दूध मिक्स नहीं होता बच्चों। इन चारों थनों में जो दूध होता है वो एक दूसरे थन में मिक्स नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो और इनके अंदर, थनों के अंदर एक दूसरे के बीच में क्या पाया जाता है, सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सेप्टम। और ये जो सेप्टम है वो किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, संयोजी ऊतक का।
ये जो सेप्टम है संयोजी ऊतक का बना होता है, बना होता है। बच्चों देखेंगे ये जो सेप्टम है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। थन के अंदर एक थन में इन्फेक्शन हो गया, एक थन में सूजन आ गई, मेस्टाइटिस हो गई, तो कभी भी बैक्टीरिया एक थन खराब कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता। कभी भी संक्रमण एक थन से दूसरे थन में नहीं फैल सकता अंदर से, क्योंकि क्या मौजूद है, संयोजी ऊतक का बना है। अगर ऐसा होता कि एक थन से दूसरे थन में बीमारी फैल जाए तो डेयरी कभी चलती नहीं, सारी डेयरियां खत्म हो जाती इसी रोग की वजह से। किससे? मेस्टाइटिस की वजह से। इसीलिए भगवान ने अच्छा किया, चारों थन में क्या बना रखा है, सेप्टम बना रखा है, एक थन से दूसरे थन में इन्फेक्शन नहीं फैलता। जब भी मेस्टाइटिस में थन खराब होता है तो जिस थन में इन्फेक्शन है वही थन खराब होता है, या दोनों थनों में अलग अलग इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो संयोजी ऊतक का बना होता है, और ये क्या करता है, ये संक्रमण को, किसको बच्चों, ये सेप्टम, ये संक्रमण को एक थन से दूसरे थन में नहीं फैलने देता, एक थन से दूसरे थन में फैलने नहीं देता। कौन? ये सेप्टम। आगे बच्चों एक चीज और देखेंगे, आगे के थनों से जो दूध निकलता है वो कितना निकलता है, 40% दूध निकलता है, और पीछे के थनों से दूध कितना निकलता है, 60% निकलता है। आगे के थनों से जो दूध आता है वो टोटल दूध का, टोटल मिल्क का कितना आता है, 40% आता है, और पीछे के दो थनों से कितना आता है, 60% दूध आता है। तो बताओ आगे के थन खराब होंगे तब ज़्यादा नुकसान होगा या पीछे के? तो पीछे के खराब होंगे तो 60% दूध का नुकसान होगा, तो इसलिए आगे के खराब होंगे तो 40% होगा। तो 40% दूध तो जो है आगे के दो थनों से आता है, और पीछे के दो थनों से दूध कितना आता है, 60%। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा दूध फोर क्वार्टर या हाइंड क्वार्टर किससे आता है, तो हाइंड क्वार्टर मतलब पीछे के जो थन है उनसे ज़्यादा दूध आता है। कितना आता है बच्चों, 60% आता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों रक्त आपूर्ति, अयन के अंदर रक्त आपूर्ति देखेंगे। अयन के अंदर रक्त आपूर्ति कौन करता है, तो अयन के अंदर रक्त आपूर्ति, अयन के अंदर रक्त आपूर्ति ब्लड जो है वो कौन सी वेन या कौन सी आर्टरी लेके आती है और कौन सी वेन लेके जाती है। तो देखेंगे बच्चों कौन सी आर्टरी रक्त के अंदर, अयन के अंदर लेके आती है ब्लड। तो बच्चों देखेंगे ये तो तुम्हारा हो गया अयन, ठीक है। अब ये तो आर्टरी है जो रक्त को लेके आ रही है, क्या है भाई बच्चों, आर्टरी, ये तो रक्त को लेके आ रही है, ठीक है। तो एक ही आर्टरी, एक ही धमनी है जो अयन के लिए रक्त को लेके आती है, एक धमनी है जो रक्त को लेके आती है, किसके लिए, अयन के लिए। लेकिन बच्चों वेन जो सिराएं हैं वो वापस कितनी सिराएं जाती हैं, 3 सिराएं निकलती हैं। कितनी सिराएं निकलती हैं भाई, 3 सिराएं। बच्चों कितनी सिराएं निकलती हैं, 3 सिराएं निकलती हैं। एक तो बड़ी होती है और 2 छोटी छोटी सी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो धमनी तो एक ही लेके आती है, रक्त को लेके आने वाली तो एक ही धमनी है, बाकी अयन से रक्त को ले जाती कितनी है, 3 धमनियां ले जाती हैं। तो जो लेके आती है उस धमनी का क्या नाम है बच्चों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयन को रक्त आपूर्ति कौन सी धमनी करती है, तो इसका नाम है एक्सटर्नल, कौन सी है बच्चों, याद रखना, एक्सटर्नल पुडिक आर्टरी। कौन सी है बच्चों, एक्सटर्नल पुडिक आर्टरी। एक्सटर्नल पुडिक आर्टरी जो है वो क्या करती है, अयन को रक्त सप्लाई, रक्त आपूर्ति करती है। और बाकी जो रक्त लेके जाती हैं वो 3 सिराएं जो रक्त लेके जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, उससे भी इम्पोर्टेंट, इस अकेली से भी इम्पोर्टेंट इनमें ये है, ये जो है इस सिरा को बोलते हैं मिल्क वेन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मिल्क वेन। क्या बोलते हैं, मिल्क वेन बोलते हैं। और इसका क्या नाम है, सबक्यूटेनियस, इसका एक और नाम है बच्चों, सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन, एब्डोमिनल वेन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको मिल्क वेन भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन। क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन। दूसरी का क्या नाम है,
अभी इसके बारे में मिल्क वेन के बारे में बताएंगे। दूसरी का क्या नाम है बच्चों, तो दूसरी का नाम है एक्सटर्नल, वही एक्सटर्नल पुडिक वेन। वहाँ पे क्या थी, एक्सटर्नल पुडिक आर्टरी, और यहाँ पे हो जाएगी एक्सटर्नल पुडिक वेन। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरी का क्या नाम है वेन का, तीसरी वेन का नाम है बच्चों, तीसरी वेन का नाम देखेंगे, तीसरी वेन का नाम है पेरिनियल वेन, पेरिनियल वेन देखेंगे बच्चों। हम पढ़ रहे थे अयन के लिए रक्त आपूर्ति, अयन के लिए एक धमनी रक्त लेके आती है, क्या नाम है, एक्सटर्नल पुडिक आर्टरी। लेके कितनी जाती है, 3 सिरा, कौन सी, मिल्क वेन। और मिल्क वेन जो है ये क्या दर्शाती है, ये पशु की दुग्ध क्षमता को दर्शाती है, पशु की दुग्ध क्षमता किसको दर्शाती है, किसको दर्शाती है, पशु की दुग्ध क्षमता, कि पशु कितना दूध दे सकता है। मिल्क वेन जितनी मोटी दिख रही है, पशु के थन पे देखना एक बहुत बड़ी नस दिखाई देती है, लोग ऐसे बोलते हैं इसमें दूध बहता है, दूध की नस, दूध की नस नहीं है बच्चों। थनों को जब भी देखेंगे वो क्या है, मिल्क वेन है, वो खून लेके जाती है। ये जितनी मोटी होगी, जितने पशु की जितनी मोटी होगी मिल्क वेन, वो दुग्ध क्षमता को दर्शाएगी कि वो पशु इतना ही ज़्यादा दूध देता है, तो उसको बोलते हैं मिल्क वेन। कौन सी वेन है, सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन। दूसरी कौन सी है, एक्सटर्नल पुडिक वेन। और तीसरी कौन सी है, पेरिनियल वेन। बच्चों देखेंगे इस सिरा में से जब 500 ml रक्त प्रवाहित होगा, कितना बच्चों, 500 ml रक्त जब अयन में से प्रभावित होगा, कहाँ से, अयन में होके जब 500 ml, आधा लीटर जब रक्त निकल जाएगा, तब 1 ml दूध का निर्माण होता है बच्चों। कितना दूध का निर्माण होता है, 1 ml दूध का निर्माण होता है। कब देखेंगे बच्चों, कब, जब इस अयन में से 500 ml रक्त निकलेगा, आधा लीटर दूध जब धन में से निकलेगा, तब मात्र कितना बनेगा, 1 ml। तुम बोलोगे सर गाय के अंदर तो 10 लीटर ही पूरा रक्त ही होता है, तो इसका मतलब तो गाय जो है वो कितना दूध देगी, 500 ml में 1 ml दे रही है, तो 1 लीटर में 2 हैं, तो सर 10 लीटर में कितना, 20 ml दे देगी है? तो 20 ml दूध से क्या होगा था, हमारी गाय तो 10-10 लीटर देती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 500 ml रक्त जब अयन से गुजरता है तो 1 ml दुग्ध का निर्माण होता है। और ये 500 ml रक्त यहाँ से निकल गया, वही 10 लीटर जो है बार बार यहाँ से निकलता रहता है, हर सेकंडों में 500 ml यहाँ से निकलता रहता है, हृदय से फिर से आ जाता है। तो भाई ये क्रिया तो चलती रहती है, तो जरूर नहीं यहाँ से गाय में 10 लीटर है तो वो 10 लीटर कितनी बार निकलेगा यहाँ से, तो वो बात छोड़ो। तो यहाँ पे बहुत सारा रक्त यहाँ से निकलता है, लेकिन 500 ml रक्त से क्या बनता है बच्चों, 1 ml दुग्ध का निर्माण होता है पशु के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे टीथ कैनाल, इसके एक थन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।